बंगाल हमेशा से भारत की राजनीति का एक अलग केंद्र रहा है। यह वही जमीन थी जहां स्वतंत्रता आंदोलन की कई बड़ी आवाजें उठीं, जहां बुद्धिजीवी राजनीति करते थे, जहां विचारधारा सबसे बड़ी ताकत मानी जाती थी। 1977 से लेकर 2011 तक यहां लेफ्ट फ्रंट का शासन रहा, लगातार 34 साल तक। कम्युनिस्ट राजनीति बंगाल की पहचान बन चुकी थी। गांव-गांव तक कैडर नेटवर्क था। हर कॉलेज, हर यूनियन, हर पंचायत लेफ्ट का प्रभाव दिखाई देता था। लेकिन धीरे धीरे लोग बदलाव चाहते थे और इसी बदलाव की आवाज बनकर उभरी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने खुद को गरीबों की नेता के रूप में पेश किया। उन्होंने लेफ्ट के खिलाफ लंबा आंदोलन किया। सिंगूर और नंदीग्राम जैसे मुद्दों ने जनता का गुस्सा बढ़ा दिया और फिर साल 2011 में ममता बनर्जी ने इतिहास रच दिया। लेफ्ट का 34 साल पुराना किला टूट चुका था, लेकिन उस समय बीजेपी कहां थी? लगभग कहीं नहीं। बंगाल में बीजेपी की मौजूदगी बेहद छोटी थी। पार्टी के पास न मजबूत संगठन था, न बड़ा वोट बैंक, न ही कोई ऐसा चेहरा जो जनता को आकर्षित कर सके। कई राजनीतिक विशेषज्ञ मानते थे कि बंगाल में बीजेपी कभी बड़ी ताकत नहीं बन पाएगी, क्योंकि बंगाल की राजनीति हमेशा धर्म से ज्यादा क्षेत्रीय पहचान और विचारधारा पर आधारित रही थी। लेकिन दिल्ली में बैठी बीजेपी नेतृत्व की सोच अलग थी। अमित शाह समझ चुके थे कि अगर बीजेपी को पूरे भारत में मजबूत बनना है तो उसे बंगाल जैसे राज्यों में भी घुसना होगा। और यहीं से शुरू हुई एक नई राजनीतिक रणनीति। 2014 का लोकसभा चुनाव भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। नरेंद्र मोदी खुद को एक मजबूत नेता के रूप में पेश कर चुके थे। देश भर में बीजेपी तेजी से फैल रही थी, लेकिन बंगाल में उस समय भी तृणमूल कांग्रेस बहुत मजबूत थी। ममता बनर्जी का प्रभाव गांवों तक था। फिर भी बीजेपी ने बंगाल में आक्रामक प्रचार शुरू किया। मोदी की रैलियां, सोशल मीडिया अभियान, युवा वोटरों को टारगेट करना और हिंदुत्व की राजनीति धीरे धीरे असर दिखाने लगी। बीजेपी ने पहली बार बंगाल को सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि एक बड़े राजनीतिक मिशन की तरह देखना शुरू किया। 2014 के चुनाव में बीजेपी को बंगाल में 2 सीटें मिली, सिर्फ 2 सीटें। लेकिन असली कहानी सीटों की नहीं थी। असल कहानी थी वोट प्रतिशत की। बीजेपी का वोट शेयर तेजी से बढ़ा था। इसका मतलब साफ था कि बंगाल में एक नया वोट बैंक तैयार हो रहा था और अमित शाह ने इसी संकेत को पहचान लिया। उन्होंने बंगाल को बीजेपी के अगले बड़े लक्ष्य के रूप में चुन लिया। अमित शाह सिर्फ चुनावी भाषणों पर भरोसा नहीं करते थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी संगठन। उन्होंने बंगाल में बूथ लेवल तक पार्टी को मजबूत करना शुरू किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी गई। हर जिले में नए नेता तैयार किए गए। सोशल मीडिया टीम बनाई गई। बीजेपी ने समझ लिया था कि बंगाल में सिर्फ टीवी डिबेट से चुनाव नहीं जीता जा सकता। यहां जमीन पर लड़ाई लड़नी होगी। अमित शाह ने लगातार बंगाल के दौरे किए। उन्होंने छोटे कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, गांवों तक नेटवर्क बनाने की कोशिश की। बीजेपी ने आरएसएस और दूसरे संगठनों के जरिए भी अपनी पकड़ बढ़ाई। धीरे धीरे उन इलाकों में भी बीजेपी का झंडा दिखने लगा जहां पहले पार्टी का नाम तक नहीं था। लेकिन सिर्फ संगठन काफी नहीं था। बीजेपी को एक ऐसा मुद्दा चाहिए था जो जनता की भावनाओं को सीधे प्रभावित कर सके। और यही वह समय था जब हिंदुत्व की राजनीति बंगाल में तेजी से उभरने लगी। बीजेपी ने बंगाल में एक नई राजनीतिक कहानी बनानी शुरू की। पार्टी ने दावा किया कि बंगाल की संस्कृति और हिंदू पहचान खतरे में है। रामनवमी यात्राएं, हनुमान जयंती जुलूस, धार्मिक नारों का इस्तेमाल, ये सब बंगाल की राजनीति में पहले इतना बड़ा मुद्दा नहीं थे। लेकिन बीजेपी ने इन्हें राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करना शुरू किया। दूसरी तरफ बीजेपी लगातार अवैध घुसपैठ और सीमा सुरक्षा जैसे मुद्दे उठाने लगी। बंगाल की सीमा बांग्लादेश से लगती है और बीजेपी ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ दिया। सीए और एनआरसी जैसे मुद्दों ने भी बंगाल की राजनीति को गर्म कर दिया। बीजेपी ने खुद को हिंदुओं की आवाज के रूप में पेश किया, जबकि ममता बनर्जी खुद को बंगाल की संस्कृति और अल्पसंख्यकों की रक्षक के रूप में दिखाने लगी। अब बंगाल की राजनीति सिर्फ विकास की नहीं रही, बल्कि पहचान की लड़ाई बन चुकी थी। और यही बीजेपी की सबसे बड़ी रणनीति थी। बंगाल में बीजेपी की एक और बड़ी ताकत थी सोशल मीडिया। जहां दूसरी पार्टियां पारंपरिक राजनीति में उलझी थीं, वहीं बीजेपी डिजिटल प्रचार में तेजी से आगे बढ़ रही थी।
फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, हर प्लेटफॉर्म पर बीजेपी समर्थक कंटेंट तेजी से फैलाया गया। छोटे वीडियो, भावनात्मक भाषण, राजनीतिक मीम्स और विरोधियों पर तीखे हमले। युवा वोटरों पर इसका बड़ा असर पड़ा। बीजेपी ने बंगाल की राजनीति को सिर्फ रैलियों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि मोबाइल स्क्रीन तक पहुंचा दिया। हर घटना, हर हिंसा, हर विवाद सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल किया जाने लगा। इससे बीजेपी को दो बड़े फायदे हुए। पहला, पार्टी का संदेश तेजी से फैलने लगा। दूसरा, बीजेपी खुद को विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत के रूप में पेश करने लगी और धीरे धीरे लेफ्ट और कांग्रेस का वोट बैंक कमजोर होने लगा। उनके कई समर्थक बीजेपी की तरफ आने लगे। बीजेपी ने दावा किया कि उसके कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं। कई जगह झड़पें हुईं, पोस्टर फाड़े गए, रैलियों में टकराव हुए। बीजेपी ने इन घटनाओं को राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। टीवी डिबेट्स में लगातार कहा जाने लगा कि बंगाल में लोकतंत्र खतरे में है। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि पार्टी जानबूझकर तनाव पैदा कर रही है। लेकिन राजनीतिक रूप से देखें तो यह संघर्ष बीजेपी के लिए नुकसान नहीं बल्कि फायदा साबित हुआ, क्योंकि हर टकराव के बाद बीजेपी खुद को पीड़ित और संघर्ष करने वाली पार्टी के रूप में पेश करती रही और इससे पार्टी का कोर समर्थक और मजबूत होता गया। फिर आया साल 2019, लोकसभा चुनाव। इस बार बीजेपी ने बंगाल में पूरी ताकत झोंक दी। नरेंद्र मोदी की लगातार रैलियां हुईं, अमित शाह ने कई रोड शो किए। पूरा चुनाव एक हाई वोल्टेज राजनीतिक युद्ध बन चुका था और फिर नतीजों ने पूरे देश को चौंका दिया। बीजेपी ने बंगाल में 18 सीटें जीत लीं। हां, 18 सीटें। जो पार्टी कभी 2 सीटों पर थी, वह अचानक राज्य की सबसे बड़ी विपक्षी ताकत बन चुकी थी। यह सिर्फ चुनावी जीत नहीं थी, यह बंगाल की राजनीति में सत्ता संतुलन बदलने की शुरुआत थी। अब बीजेपी सिर्फ बाहरी पार्टी नहीं रही थी, अब वह बंगाल की मुख्य राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा बन चुकी थी और यही अमित शाह की रणनीति की सबसे बड़ी सफलता मानी गई। लेकिन ममता बनर्जी इतनी आसानी से हार मानने वाली नेता नहीं थीं। उन्होंने भी बीजेपी के खिलाफ आक्रामक अभियान शुरू किया। उन्होंने खुद को बंगाल की बेटी के रूप में पेश किया। नारा दिया गया, खेला होबे। यह सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि बीजेपी के खिलाफ भावनात्मक अभियान था। ममता बनर्जी ने बंगाली अस्मिता का मुद्दा उठाया। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि पार्टी बाहरी नेताओं के जरिए बंगाल की राजनीति को नियंत्रित करना चाहती है। बीजेपी जहां हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर जोर दे रही थी, वहीं ममता बनर्जी क्षेत्रीय पहचान और स्थानीय संस्कृति पर फोकस कर रही थी। अब लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं रही, बल्कि 2 अलग राजनीतिक विचारों की लड़ाई बन चुकी थी। 2021 का बंगाल विधानसभा चुनाव शायद भारत के सबसे हाई प्रोफाइल चुनावों में से एक था। बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी। केंद्रीय नेताओं की लगातार रैलियां हुईं। ऐसा लग रहा था कि बीजेपी इस बार सरकार बना सकती है। लेकिन चुनाव नतीजों में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की। बीजेपी सरकार नहीं बना पाई। हालांकि बीजेपी का वोट प्रतिशत और सीटें पहले से काफी बढ़ चुकी थीं, यानी चुनाव हारने के बावजूद बीजेपी बंगाल में स्थायी राजनीतिक ताकत बन चुकी थी। और यही सबसे बड़ा बदलाव था। 2021 में बीजेपी हार गई थी, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि एक नई कहानी शुरू हो रही थी। 2021 के नतीजों के बाद बीजेपी के कई नेता निराश थे, लेकिन अमित शाह की सोच अलग थी। उन्होंने हार को एक सबक की तरह देखा। पार्टी का वोट शेयर 38% के करीब पहुंच चुका था। सीटें कम मिली थीं, लेकिन जमीन तैयार हो चुकी थी और अमित शाह ने एक बात तय कर ली। अगली लड़ाई 2026 में होगी और इस बार बंगाल जीत कर ही दम लेंगे। लेकिन बीजेपी से पहले ममता बनर्जी की सरकार खुद अपनी कमजोरियां दिखाने लगी। 2021 के बाद एक घोटाले सामने आए। शिक्षक भर्ती घोटाला, राशन घोटाला, तृणमूल के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप। जनता में नाराजगी बढ़ती जा रही थी। 15 साल की सत्ता के बाद एंटी इनकम्बेंसी अपना रंग दिखाने लगी थी। लोग बदलाव चाहते थे और यही बदलाव की चाहत बीजेपी के लिए सबसे बड़ा हथियार बन गई। और फिर 2025 में एक ऐसा मुद्दा उठा जिसने पूरी बंगाल की राजनीति को हिलाकर रख दिया। चुनाव आयोग ने बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू की, यानी SIR, मतदाता सूचियों की समीक्षा।
आयोग का कहना था फर्जी वोटर, मृत मतदाता और अवैध घुसपैठियों के नाम हटाए जाएंगे। लेकिन जो हुआ वह सिर्फ नाम हटाना नहीं था। बंगाल में 91 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए। ममता बनर्जी की खुद की सीट भवानीपुर में 44,787 वोटर्स हटाए गए, जबकि शुवेंदु अधिकारी की सीट नंदीग्राम में सिर्फ 10,599। ममता बनर्जी ने इसे साइलेंट रिगिंग कहा। उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि यह बीजेपी का हथियार है। बीजेपी ने कहा, यह देश की सफाई है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर किया जा रहा है। देश के सामने दो अलग सच्चाइयां थीं और जनता को एक को चुनना था। इसके साथ साथ बीजेपी की एक और रणनीति तेजी से काम कर रही थी, धार्मिक ध्रुवीकरण। हर घर तक एक संदेश पहुंचाया गया, दीदी हिंदुओं को भूल गई है। दिल्ली में काम करने वाली एक महिला जो पहले हमेशा ममता को वोट देती थी, इस बार वोट देने के लिए 2 दिन का सफर करके गांव गईं। लेकिन इस बार बीजेपी के लिए उन्होंने कहा, दीदी सिर्फ मुसलमानों का तुष्टीकरण करती है। ऐसी हजारों कहानियां थीं जो गांव-गांव में बन रही थीं। बंगाल, जो कभी विचारधारा और बुद्धिजीवी राजनीति की धरती था, अब पहचान की आग में जल रहा था। और फिर आया 4 मई 2026, नतीजों का दिन। पूरा देश बंगाल की तरफ देख रहा था और जब नतीजे आए तो इतिहास बदल चुका था। बीजेपी ने 294 सदस्यीय बंगाल विधानसभा में बहुमत हासिल कर लिया। बीजेपी का वोट शेयर 45.13%, तृणमूल का वोट शेयर 40.97%। और सबसे बड़ा झटका, ममता बनर्जी खुद अपनी सीट भवानीपुर में शुवेंदु अधिकारी से हार गईं। वही शुवेंदु अधिकारी जो कभी ममता के सबसे करीबी सहयोगी थे। बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही थी। यह सफर 12 साल का था। 2014 में 2 सीटें, 2019 में 18 सीटें, 2021 में 77 सीटें और 2026 में पूरी सरकार। बीजेपी के लिए यह जीत इसलिए भी खास थी क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने 1951 में भारतीय जनसंघ की नींव रखी थी, वे बंगाल के ही थे। 75 साल बाद उनकी पार्टी उनकी धरती पर लौट आई। बंगाल की राजनीति ने एक लंबा सफर तय किया था, कम्युनिज्म से ममता तक, ममता से बीजेपी तक। और इस सफर में एक बात साफ हो गई, राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, न सत्ता, न विचारधारा, न कोई नेता जो बदलाव की आवाज को पहचान ले और उसे अपना बना ले। इतिहास उसी का होता है।